हेलो बच्चों, आप सबको टैलेंट इंस्टीट्यूट में स्वागत है। पॉलिटिकल साइंस, कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस बिल्डिंग। ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी एनसी जो भी अभी पेपर होने वाला है आप लोगों को, NCEE का, ठीक है ना, तो उन लोगों के लिए है और बहुत सारा इसका क्वेश्चन अपलोड है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समझौता वार्ता की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। समझौता वार्ता को अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष समाधान की एक महत्वपूर्ण तकनीक क्यों माना जाता है। ठीक है, तो समझौता वार्ता आमतौर पर एक विशेष संगठन या स्थिति की ओर से कार्य कर रहे प्रशिक्षित वार्ताकार के साथ खुद को प्रकट करती है। इसकी तुलना मध्यस्थता के साथ ही की जा सकती है। मध्यस्थता मतलब जो झगड़े को सुलटाने आता है, यानी बचाने के लिए आता है, उसको कहते हैं मध्यस्थता। जहाँ एक तटस्थ तृतीय पक्ष दोनों पक्षों के तर्कों को सुनता है और दोनों दलों के बीच एक समझौता कराने में मदद करने का प्रयास करता है। इसका संबंध पंचायत से भी है, जैसा कि ये कानूनी कार्रवाई में होता है। दोनों पक्ष अपने मामले के गुणों के लिए तर्क रखते हैं और उसके बाद एक पंच दोनों दल की परिणाम का फैसला करता है। ठीक है, समझौता वार्ता के आवश्यक भागों की बेहतर समझ विकसित करने के लिए उसे विभाजित करने के कई भिन्न तरीके हैं। समझौता वार्ता के एक नज़रिए में 3 बुनियादी तत्व शामिल है: प्रक्रिया, व्यवहार और पदार्थ। ठीक है, प्रक्रिया का संदर्भ इस बात से है कि दल कैसे समझौता वार्ता करते हैं, वार्ताओं का प्रसंग, वार्ताओं में दलों द्वारा प्रयुक्त रणनीति और अनुक्रम और चरण जिनमें ये सभी फलीभूत होंगे। व्यवहार इन दलों के बीच संबंधों, उनके बीच संवाद और उनके द्वारा अपनाई जाने वाली शैलियों को दर्शाता है। पदार्थ जिसके लिए 2 आदमी झगड़ा करते हैं, यानी 2 समूह झगड़ा करता है, उसके लिए उसको पदार्थ बोला गया है। पदार्थ का तात्पर्य उस चीज़ से है जिसके लिए ये दल समझौता वार्ता करते हैं। एजेंडे, मुद्दे, ठीक, कोई भी एजेंडा हो सकता है, मुद्दा हो सकता है, विकल्प और समझौता जिस पर अंत में पहुंचा जाता है। समझौता वार्ता के अन्य नज़रिए में 4 तत्व शामिल है: रणनीति, प्रक्रिया और उपकरण और युक्ति। रणनीति में शीर्ष स्तर के लक्ष्य शामिल होते हैं, आमतौर पर जिसमें शामिल होते हैं रिश्ते और अंतिम परिणाम। प्रक्रियाओं और उपकरणों में शामिल है उठाए जाने वाले कदम और दूसरे दलों के साथ वार्ता की तैयारी और वार्ता के दौरान दोनों में अपनाई जाने वाली भूमिकाएं। युक्ति में शामिल है अधिक विस्तृत बयान और कार्य और दूसरों के बयानों और कार्रवाई के लिए दी गई प्रतिक्रियाएं। कुछ लोग इसमें अनुनय और प्रभाव को जोड़ते हैं। उनका कहना है कि आधुनिक समय की समझौता वार्ता की सफलता के लिए अभिन्न बन गए हैं और इसलिए इन्हें छोड़ा नहीं जाना चाहिए। वकालत दृष्टिकोण में एक कुशल वार्ताकार आमतौर पर समझौता वार्ता में एक दल के वकील के रूप में कार्य करता है और उस दल के लिए सबसे अनुकूल संभावित परिणामों को प्राप्त करने का प्रयास करता है। इस प्रक्रिया में वार्ताकार उस न्यूनतम परिणामों का निर्धारित करने का प्रयास करता है जिसमें दूसरा दल स्वीकार करने को तैयार है और फिर उनकी मांगों के तदनुसार समायोजित करता है। वकालत दृष्टिकोण में एक सफल समझौता वार्ता तब मानी जाती है जब वार्ताकार अपने दल द्वारा इच्छित सभी या अधिकांश परिणामों को दूसरे दल को समझौता वार्ता को खंडित करने के लिए बिना भड़काए प्राप्त करने में सक्षम होता है, जब तक कि समझौता वार्ता का सर्वोत्तम विकल्प स्वीकार न हो जाए। ठीक है, पारंपरिक समझौता वार्ता को एक तय पाई की धारणा की वजह से कभी कभी जीतो हारो कहा जाता है, यानी कि एक व्यक्ति का लाभ दूसरे व्यक्ति की हानि में परिणत होता है। यह केवल तभी सच है जब केवल एक ही मुद्दे को हल किए जाने की ज़रूरत है, जैसे कि एक सरल बिक्री समझौता वार्ता में कीमत। समझौता वार्ता के सबसे प्रसिद्ध दृष्टांत में शायद नारंगी पर हुई एक चर्चा शामिल है। सबसे स्पष्ट दृष्टिकोण था उसे आधा काटना है और प्रत्येक व्यक्ति को उससे उचित हिस्सा मिल जाता है। लेकिन जब वार्ताकारों ने एक दूसरे से अपने हितों को लेकर बातचीत करनी शुरू की तो समस्या का बेहतर समाधान स्पष्ट हो गया। अपने नाश्ते के लिए नारंगी के रस के इच्छुक व्यक्ति ने वह भाग ले लिया और मुरब्बा बनाने के इच्छुक व्यक्ति ने छिलका वाला हिस्सा ले लिया। दोनों पक्षों के अंत में अधिक ही मिला। दोनों में से कोई समझौता विशेष रूप से रचनात्मक नहीं है। समझौता वार्ता की अन्य शैलियाँ भी है। समझौता वार्ता के लिए 5 शैलीय प्रतिक्रियाओं की पहचान की है। व्यक्तियों में अक्सर कई शैलियों की ओर मजबूत झुकाव हो सकता है। एक समझौता वार्ता के दौरान इस्तेमाल की जाने वाली शैली अन्य कारकों के साथ साथ प्रसंग और दूसरे दलों के हितों पर निर्भर करती है। इसके अलावा समय के साथ शैली भी बदल सकती है। समझौता परक वे व्यक्ति जो अन्य दलों को समस्याओं को सुलझाने पसंद करते हैं और व्यक्तिगत संबंधों को संरक्षित करते हैं। समझौता परक व्यक्ति अन्य दलों को भावनात्मक स्थिति, शारीरिक हाव भाव और मौखिक संकेतों के प्रति संवेदनशील होते हैं।
हालांकि वे ऐसा महसूस कर सकते हैं कि उनका लाभ लिया गया है जब दूसरे दलों संबंधों पर थोड़ा कम जोर देता है। नज़रअंदाजी, ऐसे व्यक्ति जो वार्ता करना पसंद नहीं करते और तब तक नहीं करते जब तक कि उन्हें चेतावनी न दी जाए। वार्ता के समय नज़रअंदाज प्रक्रिया के ये व्यक्ति वार्ता के टकराव वाले पहलुओं को ठुकराने और चकमा देने वाले होते हैं, लेकिन उन्हें व्यवहार कुशल और कूटनीतिज्ञ के रूप में माना जा सकता है। सहयोगात्मक, ऐसे व्यक्ति जिन्हें उन वार्ताओं में आनंद आता है जिनमें कठिन समस्याओं को सुलझाने की प्रक्रिया शामिल होती है। सहयोगात्मक व्यक्ति अन्य दलों के सरोकारों और हितों के समझने के लिए वार्ता का उपयोग करना अच्छी तरह जानते हैं, तथापि वे साधारण स्थितियों को अधिक जटिल बनाकर समस्याओं को पैदा कर सकते हैं। प्रतिस्पर्धी, ऐसे व्यक्ति जो वार्ता को आनंद इसलिए लेते हैं क्योंकि इसमें उन्हें कुछ जीतने का मौका मिलता है। प्रतिस्पर्धी वार्ताकारों में समझौता वार्ता के सभी पहलुओं को मजबूत प्रवृत्ति होती है और वे अक्सर कूटनीतिज्ञ होते हैं, चूँकि उनकी शैली सौदेबाजी की प्रक्रिया पर हावी हो सकती है। प्रतिस्पर्धी वार्ताकार अक्सर रिश्तों के महत्व की उपेक्षा करते हैं। समझौतावादी, ऐसे व्यक्ति जो सौदे को इस तरह समाप्त करने के में इच्छुक होते हैं जो समझौता वार्ता में शामिल सभी दलों के लिए निष्पक्ष और समान हो। समझौतावादी तब उपयोगी हो सकते हैं जब सौदे को पूरा करने के लिए सीमित समय होता है, लेकिन समझौतावादी अक्सर समझौता वार्ता की प्रक्रिया को अनावश्यक रूप से हड़बड़ा देते हैं और रियायतों को जल्दी दे देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समझौता वार्ताओं पर संस्कृति का व्यापक प्रभाव, इस भाग का प्राथमिक उद्देश्य है समझौता वार्ता में सांस्कृतिक भिन्नताओं के सीमा को प्रदर्शित करना और यह दर्शाना कि कैसे ये भिन्नताएं अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक वार्ताओं में समस्याओं का कारण बन सकती है। पाठक यह देखेंगे, यानी हम लोग यह देखेंगे कि राष्ट्रीय संस्कृति समझौता वार्ता के व्यवहार का निर्धारण नहीं करती, बल्कि राष्ट्रीय संस्कृति कई कारकों में से एक है जो वार्ता मेज पर व्यवहार को प्रभावित करती है, तथा यद्यपि महत्वपूर्ण तरीके से। उदाहरण के लिए लिंग, संगठनात्मक संस्कृति, अंतर्राष्ट्रीय अनुभव, उद्योग या क्षेत्रीय पृष्ठभूमि, ये सभी महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकते हैं। बेशक सभी प्रकार का रूढ़ प्रारूप खतरनाक है और अंतर्राष्ट्रीय वार्ताकारों को उन लोगों के बारे में जरूर जानना चाहिए जिनके साथ वे काम कर रहे हैं, सिर्फ उनके देश, संस्कृति या कंपनी के बारे में नहीं। यहाँ सामग्री पिछले 3 दशकों को अंतर्राष्ट्रीय समझौता वार्ता व्यवहार के व्यवस्थित अध्ययन पर आधारित है, जिसमें उद्योग जगत से जुड़े 17 देश, 21 संस्कृतियाँ के 1500 से अधिक लोगों की समझौता वार्ता शैलियों पर विचार किया गया। इस काम में अनुभवी अधिकारियों का साक्षात्कार और इस क्षेत्र में भागीदारी करने वाले लोगों की टिप्पणियां शामिल थीं। साथ ही साथ व्यवहार विज्ञान का प्रयोगशाला कार्य थे, जिसमें शामिल था वीडियो टेप की गई वार्ता का सर्वेक्षण और विश्लेषण। जिन देशों का अध्ययन किया गया था उनमें शामिल थे जापान, दक्षिण कोरिया, चीन में जो है तंजानिया, गुआंगजे और हांगकांग, वियतनाम, ताइवान, फिलीपींस, रूस, इजराइल, नॉर्वे, चेक गणराज्य, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, स्पेन, ब्राज़ील, मैक्सिको, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका। इन देशों को इसलिए चुना गया क्योंकि वे अमेरिका के वर्तमान और भविष्य के सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक भागीदारों का गठन करते हैं। कई संस्कृतियों में मोटे तौर पर देखते हुए जो 2 महत्वपूर्ण सबक निकाले जा सकते हैं। पहला ये कि क्षेत्रीय सामान्यीकरण अक्सर सही नहीं होते। उदाहरण के लिए जापानी और कोरियाई समझौता वार्ता की शैली कुछ मायनों में काफ़ी समान है, लेकिन अन्य तरीकों से अधिक भिन्न लग सकती है। अनुसंधान से पता चला दूसरा सबक है कि जापान एक असाधारण स्थान है। समझौता वार्ता की शैली के लगभग हर आयाम पर जापानी लोग पैमाने पर अंत या फिर उसके पास है। उदाहरण के लिए अध्ययन की गई संस्कृतियों में जापानी लोग न्यूनतम चक्षु संपर्क का उपयोग करते हैं। कभी कभी अमेरिकी दूसरे छोर पर होते हैं, लेकिन वास्तव में अधिकांश समय अमेरिकी बीच में कहीं होते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि यह बात इस अनुभाग में प्रस्तुत आंकड़ों में जाहिर होती है, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय वार्ताओं में अनुवाद समस्याओं अक्सर महत्वपूर्ण होती है और जब भाषाई तौर पर पृथक होती है तो अधिक समस्याएं का पूर्वानुमान लग जाना चाहिए। विशेष रूप से वैश्विक समझौता वार्ता चुनौतीपूर्ण काम हो सकती है। अक्सर अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। अभी देखिए हमारे देश में भी अंग्रेजी पर ज़्यादा बल दिया जाता है, क्योंकि सारे देश में अंग्रेजी को ही ज़्यादा दिया जाता है, ठीक है ना। विशेष रूप से अंग्रेजी, इसलिए अंग्रेजी पे बातचीत होता है किसी भी मेज पे, ठीक है। लेकिन मेज पर इसे अधिकारियों द्वारा दूसरी भाषा के रूप में बोला जा सकता है। वास्तव में इंग्लैंड, भारत और अमेरिका के देशी वक्ताओं को अक्सर एक दूसरे को समझने में परेशानी होती है। अंतर्राष्ट्रीय सहभागिताओं में से सटीक अनुवाद एक लक्ष्य है जिसे लगभग कभी प्राप्त नहीं किया गया है, ठीक है।
अब सोच और निर्णय लेने की प्रक्रिया में अंतर। जब समझौता वार्ता के किसी जटिल कार्य को सामना करना पड़ता है तो अधिकांश पश्चिमी लोग यानी पश्चिमी देश के लोग जो है विशाल कार्यों को छोटे कार्यों को एक श्रृंखला में विभाजित कर लेते हैं। मुद्दे जैसे कीमतें, अदायगी, वारंटी और सेवा अनुबंध को एक समय में एक मुद्दा से सुलझाया जा सकता है, जहां अंतिम समझौता छोटे समझौते का अनुक्रम का योग होगा। एशिया में तथापि एक अलग दृष्टिकोण अपनाया जाता है जिसमें सभी मुद्दों पर बिना किसी स्पष्ट क्रम में एक साथ चर्चा की जाती है और रियायतों को वार्ता के अंत में सभी मुद्दों पर दिया जाता है। पश्चिमी अनुक्रमिक के दृष्टिकोण और पूर्वी समग्र दृष्टिकोण अच्छी तरह नहीं मिल पाते हैं, जिसका मतलब यह है कि अमेरिकी प्रबंधक अक्सर वार्ताओं में प्रगति के मापन में बड़ी कठिनाइयों की खबर देते हैं, विशेष रूप से एशियाई देशों में। आखिरकार अमेरिका में जब आधे मुद्दे सुलझ जाते हैं तो आप आधा निश्चिंत हो जाते हैं, लेकिन चीन, जापान या कोरिया में कुछ भी सुलझता नहीं दिखता है। तब आपको आश्चर्य होगा अगर आपका काम हो जाए। अक्सर अमेरिकी दूसरे पक्ष द्वारा समझौते की घोषणा से ठीक पहले अनावश्यक रियायतें देते हैं। उदाहरण के लिए, एक अमेरिकी डिपार्टमेंटल स्टोर के कार्यकारी ने जो अपने श्रृंखला के लिए 6 अलग उपभोक्ता उत्पादों को खरीदने के लिए जापान की यात्रा कर रहा था, पछतावा व्यक्त किया कि पहले उत्पाद के लिए समझौता वार्ता में पूरा 1 सप्ताह लग गया। संयुक्त राज्य अमेरिका में इस तरह की एक खरीद को एक दोपहर भर में अंतिम रूप दे दिया जाता है। यानी कि देखा जाए तो जापान में ज़्यादा टाइम लगता है और अमेरिका में क्या होता है, तुरंत हो जाता है। तो इसका यही मतलब है। तो हमारी तरफ से आप लोगों को हमारे बेस्ट विशेज आप लोग के साथ है। ऑल द बेस्ट, आप लोग अच्छे से पेपर दीजिए। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस बिल्डिंग यानी पॉलिटिकल साइंस का बहुत सारा क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ड्यू सोल के लिए अपलोड हुआ है और प्ले लिस्ट आप लोग चेक करिएगा। ड्यू सोल हेल्प 2021 है ना भाई, 2021 वाला जो प्ले लिस्ट है उसमें चेक करिएगा, उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाला गया है। ठीक है, और बहुत सारा क्वेश्चन ड्यू सोल में मैंने अपलोड किया था, एकदम सीधा सीधा आ गया था, आप लोग भी देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलता है अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच बच्चों।